तो 5 राज्यों, जिसमें 4 राज्य हैं पूरे और एक है केंद्र शासित प्रदेश, उनमें चुनाव की तारीखों का ऐलान। और सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि बीजेपी का दावा इस बार वो ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां, उखाड़ फेंकेंगे इसलिए क्योंकि आज तक के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि हम बंगाल में आए ही ममता सरकार को उखाड़ने के लिए, और यह जिम्मेदारी बीजेपी ने दी अपने सबसे मजबूत शत्रुओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय को, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय आपका। आज हम पूरे दिन आज तक पर बंगाल कॉन्क्लेव कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के प्रचार से जुड़े तमाम लोग, तमाम पार्टियों के नेता, मंत्री आज तक पर हैं। उसी कड़ी में आपका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, हाउस द जोश, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है सारी वहां बीजेपी की। एकदम जबरदस्त तूफान पर है जोश, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में बिल्कुल आत्मविश्वास भी बढ़ गया और जनता ने भी तय कर लिया है कि अब ममता जी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बंगाल की भाषा में बोलते हैं ममता जासी और मोदी जी आसी। तो ये एक नया स्लोगन चालू हो गया है कि ममता जा रही है और मोदी जी आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यहां भी मोदी जी के नाम पर आप ला रहे हैं, कम से कम एक आदमी दे देते सामने कि ये आएगा ममता जाएंगी। तो देखिए, मोदी जी आज की तारीख में वो शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं करते हैं, सिर्फ सारे देश को लीड करते हैं। और बंगाल में कहीं ना कहीं मोदी जी की योजनाएं नहीं पहुंच रही है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। और इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार का प्रभाव बंगाल के अंदर हो, और इसलिए मोदी जी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, ऐसे लोगों ने ठान लिया है। लेकिन जहां बंगाल में आपको एक क्लीन स्लेट मिल रही थी, जिसमें आप ममता बनर्जी को ऐसे चुनौती देते कि आपकी कोई कमियां वो ना गिना पाती, आप उनको 7 साल के केंद्र सरकार के कामकाज पर चुनौती देने का मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम पर आगे जाकर। निश्चित रूप से देखिए, भ्रष्टाचार, माफिया राज, सिंडिकेट, ये तो सब है ही। ये इससे तो जनता त्रस्त है ही, पर इस बात से भी बहुत दुखी है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सारे देश में मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना हो, उसका लाभ नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। सारा देश उन योजनाओं का लाभ ले रहा है, और पश्चिम बंगाल ममता जी के अहंकार के कारण वहाँ के नागरिक उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कोविड में जिस प्रकार की यहाँ पर लोगों की जाने गई है पैसों के अभाव के कारण, यदि वो प्रधानमंत्री की बीमा योजना का अगर लाभ दिलवा देते तो कम से कम मौतें तो कम होती ना। तो कुल मिलाकर लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। लेकिन पिछले 1 वर्ष में कोविड की वजह से जो परिस्थितियां हुई, अर्थव्यवस्था ने जो नुकसान झेला, रोजगार को जिस तरीके की चोट पड़ी, उसको लेकर जो नाराजगी है, आपको लगता नहीं केंद्र के कामकाज पर अगर आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो नाराजगी आपको भी नुकसान कर सकती है? अब वो दिन गए। अब आप देखेंगे कि पूरा व्यापार व्यवसाय एकदम खुल गया है और बहुत तेजी से चल रहा है। मैं समझता हूं कोविड जैसी महामारी को जिस प्रकार से कंट्रोल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने किया है, उसकी सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही। कल ही WHO के चीफ ने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की और ये कहा कि दूसरे देशों को भारत से कुछ सीखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर तो प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो रही है, इसमें लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। और जहां तक थोड़ी सी असुविधा हुई है, तो लोग समझते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी आई है और उसमें थोड़ी सी असुविधा भी हुई, तो उसको तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन रोजगार तो एक मुद्दा है। निश्चित रूप से रोजगार मुद्दा है, और मैं समझ सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक भी बड़ा कोई उद्योग नहीं आया, बल्कि 1000 से ज्यादा छोटे और बड़े उद्योग बंद हो गए। तो बंगाल तो बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा, और उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, और मैं समझता हूँ कि उसका प्रतिफल भी ममता जी को मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कैलाश जी, कि आप जब बंगाल में आकर कह रहे हैं कि विकास युक्त बंगाल, रोजगार युक्त बंगाल बनाएंगे, तो बता दीजिए बिहार में चुनाव जीतने के बाद आपने कितना रोजगार दे दिया है, या बाकी राज्यों में रोजगार की क्या स्थिति है जहां आपकी सरकारें? देखिए, मैं बहुत दावे से कह सकता हूं इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता था, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्य प्रदेश, जहाँ पर हम लोग हैं, अब देखिए मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो
जिन राज्यों के अंदर सरकारों ने पहल की है वहाँ पर निश्चित रूप से काम हुआ है। और मैं कह सकता हूँ दावे से कम भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है अन्य राज्यों की तुलना में। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, पारदर्शी सरकार चल रही है, इसलिए उन राज्यों की यदि तुलना में हम बंगाल को देखेंगे तो बंगाल बहुत पीछे है। पेट्रोल, गैस, डीजल, इनके जो दाम बढ़े, इसका नुकसान नहीं होगा आपको? लोग जानते हैं, देखिए पेट्रोल डीजल इसके भाव का ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव होते हैं उसके कारण होता है। लोग इस बात को समझते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल जो लोग उपयोग करते हैं वो इस बात को समझते हैं और इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कैलाश जी, लोग ये भी समझते हैं जब जब चुनाव आता है दाम बढ़ने बंद हो जाते हैं, और कई कई दिन तक जब तक चुनाव का माहौल रहता है, वोट पड़ नहीं जाते, तब तक दाम बढ़ते नहीं हैं। तो ये कहना कि कंपनियों के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है, लोगों को अब समझ में आने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं और सरकार का कितना नियंत्रण है वो भी समझते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा कोई प्रभाव अभी हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम जनता के बीच में अभी मैं एक 2-3 मीटिंग करके आ रहा हूँ। एयरपोर्ट से सीधा गया, मीटिंग की और कार्यकर्ताओं से मिला, फिर वहां से करके आ रहा हूँ। ऐसा कोई हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, आपको भले अंदाज लग रहा हो तो दिल्ली में बैठकर, और बंगाल में से अभी प्रभाव नहीं, हम बंगाल में भी अपने रिपोर्टर से अंदाज ले रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं उससे भी अंदाज ले रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये चीज बार बार जोर देकर पूछ रहा हूं कि दिल्ली में अगर किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं घेर कर 3 जगह से राजधानी को, क्या वो मैसेज बंगाल तक नहीं जाएगा? तब जबकि राकेश टिकैत जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं यहां से, वो कह रहे हैं हम बंगाल भी जाएंगे, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां जाके लोगों को बताएंगे कि सरकार नहीं सुन रही किसान की। देखिए राकेश टिकैत से ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर मैं समझता हूँ ममता जी है। ममता जी ने बहुत कोशिश की किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ ही नहीं किसानों का आंदोलन यहाँ पर। तो बंगाल में कृषि बिल के समर्थन में है किसान। आप विश्वास करेंगे, हमने छोटी बड़ी 4,500 मीटिंग की है किसानों के बीच में जाकर और किसानों ने इसका समर्थन किया है। और इसलिए बंगाल में कहाँ आपको कहीं असर दिखाई दे रहा है इतना लंबा, और इसलिए किसान कृषि बिल के समर्थन में है बंगाल। जब छात्र तैयारी करता है इम्तिहान की और डेटशीट आती है तो उसको एक सुकून महसूस होता है कि चलिए अब आखिरी दौर पर हूं बिल्कुल मैं। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी उस सुकून में दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया कि 8 चरणों में चुनाव क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती थी। नहीं, पिछली बार भी 7 चरणों में। और मैं समझता हूं कि ममता जी के पुराने बयान आप देख लीजिए, उन्होंने एक बार नहीं 4-4 पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को जब सीपीएम की सरकार थी कि जब तक सेंट्रल फोर्स नहीं आएगा तब तक यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, जब तक विभिन्न चरणों में नहीं होंगे, जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। वही ममता जी किस प्रकार यू टर्न लेती है मुझे समझ में नहीं आता। और इसलिए वही ममता जी जो कहती थी घुसपैठियों के कारण उन्होंने पार्लियामेंट में पेपर फाड़ के, उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठे थे मिस्टर पटवाल जी, उनके ऊपर फेंक दिए थे और इस्तीफा देने की घोषणा करती थी। वही ममता जी जब मुख्यमंत्री बनती है तो उन घुसपैठियों को प्रवेश देती है। तो ये दोहरा चरित्र जनता समझ रही है और मैं नहीं समझता कि इसका कोई असर होगा। और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से सिर्फ हम नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी मिले थे, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग भी मिले थे, जिन्होंने कहा था कि बंगाल में सिर्फ चुनाव हो जाए, निर्भीक होकर लोग मतदान कर सके, इस चुनौती को आप स्वीकार करिए। उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम निश्चित रूप से हम चुनाव निर्भीकता से लोग मतदान कर सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। इसीलिए उन्होंने 8 चरणों में चुनाव किया, क्योंकि आखिर सेंट्रल फोर्स आएगा, उसका डिप्लॉयमेंट भी होता है, तो इतना समय तो लगेगा ही। आपके ऊपर ममता बनर्जी की पार्टी का सीधा आरोप यह है कि आप सांप्रदायिकरण कर देना चाहते हैं, ध्रुवीकरण कर देना चाहते हैं, इसलिए आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं, जमीन के जो असली मुद्दे हैं आम जनता की जरूरत के, उनसे भागते हैं। क्या वाकई ऐसा है? आप केवल जय श्री राम, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए ये तो इश्यू ममता जी ने दिए, हमने तो कभी ये इश्यू उठाया ही नहीं। उन्होंने दुर्गा विसर्जन का विरोध किया, लोग सड़क पर आए, हाईकोर्ट गए,
उसके बाद हमने भी कहा कि भाई ये तो गलत है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब बच्चों को स्कूल के अंदर सरस्वती पूजन नहीं करने दिया गया, वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों ने लोगों में आक्रोश हुआ। विपक्ष में रहने के बाद कम से कम जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो हम उठाएंगे ही। हम तो शुरू से माफिया राज है बंगाल के अंदर उसकी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है वहां पर उसकी बात कर रहे हैं, उद्योग यहाँ पर एक भी नहीं लगा उसकी हम बात कर रहे हैं, किसानों को उनका उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिलता हम उसकी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी बंगाल के अंदर बढ़ती ही जा रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने तो हमेशा ये मुद्दे उठाए। पर ये मुद्दे जब आए, जब ममता जी ने इस प्रकार के निर्णय लिए, उन्होंने कह दिया भाई मुहर्रम का जुलूस तो निकलेगा और दुर्गा विसर्जन नहीं निकल सकता, तो लोगों में गुस्सा आएगा। वो बंगाल जिसकी पहचान दुर्गा पूजा के कारण है, उस बंगाल में यदि आप मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं और दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोकेंगे तो जनता में आक्रोश हो गई। अब ये मुद्दा हमने थोड़ी उठाया है, ये मुद्दा जनता को ममता जी ने दिया है। लेकिन ममता जी तो रैलियों में बता रही हैं कि हमने दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे दिए हैं। सरस्वती पूजा भी इस बार आपने देखी होगी कि पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चमक दमक के साथ बंगाल में दिखाई दिए। आपने बिल्कुल सही बात कही। पहले ममता जी का बिल्कुल किताब वगैरह ओढ़ के ऐसे दुआ करते हुए और नमाज पढ़ते हुए फोटो बंगाल में लगता था, और वो लगना बंद हो गए। आजकल वो दुर्गा माता की मूर्ति पे बिंदी लगाते हुए फोटो लगा रही है। तो अब उनको समझ में आया कि शायद मुझसे भूल हो गई, तो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनका जो चरित्र है वो दोहरा, वो जनता के सामने आ गया कि जब लगा कि वोट बैंक मेरा ये है, यहीं पर होना चाहिए मुझे, और उसके बाद फिर जब कुछ वोट उनसे बिखरे, उनके काफी लोग छोड़कर हमारे साथ आए, तो लगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, तब उस रास्ते में चलने लग गई हूँ। तो इसे दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये दोहरा चरित्र उनका हर हर तरफ, हर दृष्टि से दिखाई देने लगा। जैसे वो सफेद साड़ी पहनकर बहुत सादगी से रहती है, पर उनके भतीजे ने जिस प्रकार माफियाओं को संरक्षण दिया, कोल माफिया हुए, गोल्ड माफिया हुए, सैंड माफिया हुए, अब वो सब उजागर हो रहे हैं। अब उनके परिवार के लोगों के बैंक के खाते लंदन में और थाईलैंड और सिंगापुर में निकल रहे हैं। तो ममता जी का चेहरा, उनका लिबास एक अलग है, उनके परिवार का जो काम है और जो सिंडिकेट राज यहाँ पर चल रहा है, जो टोलाबाजों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो एक अलग है। वो सारी चीज जनता के सामने आ गई। तो इसीलिए जो दोहरा चरित्र होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता, तो और वो कैलाश जी, ममता जी का हो जाता है। ये उनके बैंक खाते जो आप जिक्र कर रहे हैं विदेशों में, ये अचानक अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नजदीक आया उसी समय एजेंसीज को दिखाई दिए, या आप लोगों को पता पहले से था और एजेंसीज अब दरवाजे तक पहुंची हैं और इसीलिए ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये आपके साथ मिलकर लड़ते हैं चुनाव? देखिए, अब इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंसी ने पता लगाया, एजेंसी ने। पर ये बात सही है कि उनके ही दल के लोगों ने हमें 6, 7, 8 महीने पहले जानकारी दी है, उनके आसपास के लोगों ने। तो उन्होंने शायद सीबीआई को भी दी होगी, पर हाँ 6, 7, 8 महीने पहले हमें थोड़ी सी जानकारी मिल गई थी उसकी हिंट्स की, ये पैसा किस प्रकार, गाय की तस्करी का पैसा किस प्रकार बाहर जा रहा है, कोयले की तस्करी का पैसा किस प्रकार बाहर जा रहा है, ये थोड़ा सा हमें जानकारी मिल गई, तो उन्होंने शायद सीबीआई को भी दी होगी। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये भी अगर आपकी पार्टी में आ जाएं तो पाक साफ हो जाएंगे, जैसे बाकी लोग जिन पर आप आरोप लगाते थे अब आपकी पार्टी का हिस्सा हैं, तो अब वो चैन से हैं, आराम से हैं, जांच भले ही चल रही है। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ इस बात कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारी पार्टी में भी हो, यदि उसने कोई गलत काम किया है, कानून अपना काम करेगा, हम उसको बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करेंगे, ये बहुत साफ है बिल्कुल। और जिसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उससे बिल्कुल कह दिया गया है ये साफ कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के हिसाब से आए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरानी, यदि आपने कुछ गलती की है, कुछ असंवैधानिक काम किया, उसमें हम संरक्षण देंगे। और इसीलिए अभी तक कोई भी व्यक्ति हो जिसके बारे में आप कह रहे हैं, एक उदाहरण आप बता दीजिए कि उनको कहीं पर मदद हुई है। कहीं किसी कोई मदद नहीं किया। और इसलिए ये बार बार कहना, ये स्वर ममता जी का रहता है। अब यदि मैं ममता जी से पूछूं, वो विमल गुरु जो एनडीए में थे, आपने 150 केस लगे, वो एनडीए छोड़कर आपके साथ चले गए, एक ही दिन में आपने 70 केस वापस ले लिए। अब बताइए, सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन किसकी है? एक दिन में 70 केस वापस लेना सरकार का निर्णय है।
वो छत्रधर महतो, जो कि सबसे बड़े ट्रेन के अंदर रोक कर न जाने कितने लोगों को मारा था, वो छत्रधर महतो टीएमसी में आता है तो प्रदेश का पदाधिकारी बन जाता है, नेता बन जाता है। इससे नेक्स्टलाइट लोग आकर आपकी पार्टी में आके और साधु बन जाते हैं। पहले अपना गिरेबान झांकी ममता जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को। लोग कह रहे हैं कि 2 सीट से लोकसभा की आप 300 पार कर गए जय श्री राम करते करते, इसीलिए बंगाल में जोर पूरा जय श्री राम पर है कि 3 से 200 पार भी हो जाए वहां पे। मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूं कि जय श्री राम बंगाल के अंदर ये नारा इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, जैसे वंदे मातरम का नारा इस देश के अंदर लिखा गया है कि वंदे मातरम का नारा लगा के क्रांतिकारी अंग्रेजों को छोड़ने के लिए मजबूर किया उन्होंने। वंदे मातरम का नारा लगते ही लोगों में जोश आ जाता था। उसी प्रकार जय श्री राम का नारा बंगाल के अंदर ममता जी को हटाने के लिए है, टोलाबाजी को हटाने के लिए, माफिया गिरोह को हटाने के लिए है। जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा बिल्कुल भी नहीं, ये एक तरीके से आंदोलन है ममता जी को हटाने का। नारा तो धार्मिक वंदे मातरम भी नहीं है, लेकिन उस पर भी एक तबके को ऐतराज रहता है, और उस पर से अगर आप जय श्री राम को अपना बड़ा नारा बनाएंगे चुनाव के प्रचार के दौरान, तो इसका मतलब मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, ये तय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। हमने देखिए टिकट, फिर मैं आपको एक बात और कहता हूँ, टिकट किसको देना किसको नहीं देना हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं देंगे। जो जीत सकता है उसको देंगे। यदि हमें लगेगा कि ये मुस्लिम है और यहाँ पर जीत सकता है, उसको टिकट देंगे हम। तो इसलिए टिकट सिर्फ जीतने वाले को देंगे हम, जो जीत सकता है, क्योंकि हमें सरकार बनानी है, वहां पर नंबर्स होते हैं, कौन जीत सकता है, जो जीत सकता है उसको टिकट देंगे, भले वो टीएमसी का अपना ना हो। अब तो भारतीय जनता पार्टी की उसने सदस्यता ग्रहण कर ली ना। जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी का। अब मुकुल दा टीएमसी में थे, शुभेंदु दा टीएमसी में थे, राजू टीएमसी में थे जब थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आज तक पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल में चुनाव की कमान उन्हीं के हाथ में, और आज से नहीं लंबे समय से बीजेपी की जमीन पश्चिम बंगाल में तैयार करने का काम वो कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार आज तक पर आज पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ा ये विशेष कवरेज आप देखते रहेंगे। बने रहिए आज तक के साथ इस ब्रेक के बाद। भाई साहब कितना हुआ? सर 120। 120 धारा 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहाँ के सब के सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे, आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल है सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। रात 8:30 बजे देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा आज तक सबसे तेज।